नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। एक बात आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुनी होगी कि जब भी आपके रिलेटिव में या कहीं पर भी कोई भी डेथ होती है तो आपके बड़े बुजुर्ग आप लोगों से कहते हैं, आपके घर में जो लेडीज़ होती हैं और जो जवान लड़कियां होती हैं उनसे कहते हैं कि ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा रिश्ता होने पर ही घर की जवान लड़कियों को ऐसी जगह पर भेजा जाता है। मैक्सिमम टाइम जो घर वाले होते हैं वो इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं कि वहाँ लड़कियों को भेजा जाए। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही इंसिडेंट पे बेस्ड है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रीति और स्वाति नाम की दो दोस्तों के साथ जो कि एक ही स्कूल में पढ़ती थी। ये दोनों 6th क्लास से एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। करंट टाइम ये 12th में थी। इनमें से जो स्वाति थी उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। अब स्वाति अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसका जो प्यार का जो सिचुएशन थी वो लगभग 1.5 साल के आसपास की रही थी। लेकिन वो 1.5 साल में इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी स्वाति की अपने बॉयफ्रेंड से बन गई थी कि स्वाति उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। इतनी ज़्यादा उससे कनेक्टिविटी हो चुकी थी। इस बात को प्रीति भी जानती थी बहुत अच्छी तरीके से। अब होता क्या है, किसी कारणवश कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण जो स्वाति का जो बॉयफ्रेंड था वो उससे कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एक तरीके से स्वाति को वो धोखा दे देता है और उसके बाद में स्वाति इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। और सुसाइड में अपने जो डेथ का कारण है वो कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के कारण मैं अपनी जान दे रही हूँ, ऐसा सुसाइड नोट लिखती है और वो आत्महत्या कर लेती है। अब इसके बारे में जब ये घटना घटती है तो इसके बारे में प्रीति को पता चलता है। अब वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी समय से दोस्त थे दोनों, तो वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो बिना उसके यहाँ जाए नहीं रुक पाती। घर वाले काफ़ी मना करते हैं कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जवान लड़कियों को, लेकिन वो नहीं मानती और वो ज़बरदस्ती अपनी मम्मी को लेकर के वहाँ चली जाती है। अब जब स्वाति के घर में प्रीति पहुँचती है तो वो सबके बीच में जा कर के वहाँ पर जितने भी रिश्तेदार थे स्वाति के, उनके बीच में जा कर के प्रीति बैठ जाती है और वहाँ जा कर के रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी दोस्त से प्यार करती थी। थोड़ा टाइम बीतता है। इस बीच जितने भी लोग वहाँ पे थे वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। केवल रिश्तेदार ही बचते हैं जो कि खास थे और उनके अलावा केवल अननोन पर्सन में केवल यानी बाहर लोगों में कह सकते हो आप, घर के बाहर के, उनमें केवल प्रीति ही बची थी। थोड़ी देर में क्या होता है, प्रीति सबके बीच में से उठ जाती है और खड़ी हो जाती है और जा करके दूर एक कुर्सी पे बैठ जाती है। अब ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है प्रीति की मम्मी को कि वो वहाँ क्यों चली गई। अब वो उठ करके जाती हैं प्रीति के पास और पूछती है कि बेटा तू यहाँ क्यों आ गई, यहाँ ऐसे मत बैठ, और अभी तेरी दोस्त ख़त्म हो गई है, तेरे सामने भी लेटी हुई है, तू यहाँ से चली जा, यहाँ से चल, और यहाँ तो वहाँ बैठ सबके साथ, वरना चल वापस चलते हैं घर पे। प्रीति कोई भी जवाब नहीं देती, बिल्कुल शांत बैठी रहती है। अब जो प्रीति की मम्मी थी वो सोचती है क्या करूँ क्या करूँ, ये यहाँ से हट क्यों नहीं रही, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। एकदम से जो प्रीति है वो अपनी मम्मी का हाथ झटक देती है और कहती है दूर हट जाओ, मुझसे गलती हो गई थी, मैं अपने उसकी बॉयफ्रेंड के चक्कर में मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती थी। मैंने खोलने की भी कोशिश करी थी अपनी रस्सी को, मगर मैं खोल नहीं पाई, ऐसा कहती है प्रीति। अब उसकी मम्मी कहती है क्या कह रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा। एकदम से झटकती है उसे कि जैसे होश में आ जाओ। तो प्रीति कहती है अरे क्यों झटक रही है मुझे, मुझे परेशान मत करो, वैसे ही बहुत दुखी हूँ इस समय, और मम्मी कहाँ है मेरी। तो वो कहती है
प्रीति की मम्मी, अरे मैं ही तो हूँ तेरी माँ, किसको ढूंढ रही है तू? बोले तुम नहीं हो मेरी मम्मी, मैं स्वाति हूँ। मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी को बुलाओ। एकदम से स्वाति की जो मम्मी थी वो वहाँ पर आती है। तो प्रीति एकदम से स्वाति की मम्मी के गले लग जाती है और कहती है, मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैंने रस्सी खोलने की कोशिश भी करी थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसके चक्कर में ऐसा कर दिया, उस लड़के के चक्कर में, वो तो मुझे कुछ मानता भी नहीं था, मैंने उसके चक्कर में ऐसा कर दिया, मम्मी सॉरी, और मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अब नहीं जाऊँगी, अब नहीं करूँगी दोबारा ऐसी गलती, ऐसा कहने लगती है। अब उसके समझ में नहीं आता स्वाति की मम्मी की कर क्या रही है। तो प्रीति कहती है कि अरे मम्मी, तुम समझ नहीं रही मैं कौन हूँ? मैं स्वाति हूँ, स्वाति, इसके शरीर में हूँ मैं स्वाति, तुम मुझे पहचानती नहीं? तो लोग कहते हैं कि अरे क्या ड्रामा लगा रखा है इसने, ये क्या मजाक कर रही है, एक तो इसकी दोस्त मर गई है, ऊपर से ये मजाक कर रही है उसके नाम पर। तो कहती है प्रीति के अंदर से स्वाति, कहती है कि मुझे मजाक समझ रहे हो तुम, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। फिर वो एक एक करके जो स्वाति की मम्मी और पापा के बीच में जो पर्सनल बातें होती थी, जो फैमिली की बातें होती थी, वो बताना शुरू कर देती है कि ऐसा हुआ था मम्मी, एक बार हम वहाँ गए थे तो ऐसा हुआ था, उसे तो देखो केवल हम लोग जानते हैं, कोई और तो नहीं जानता ना उसे, देखो फिर ऐसा हुआ था, देखो फिर ऐसा हुआ था। बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें वो एकदम से बताने लगती है। अब जो स्वाति की माँ थी उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि क्या है, ये शायद सच कह रही है, हमारी बेटी है। स्वाति के पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं कि मतलब हमारी प्रीति के अंदर हमारी बेटी आ गई है। लेकिन जितने भी जो रिश्तेदार थे स्वाति के, वो इस बात को मान नहीं रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि जितनी भी बातें बता रही है हमें, शायद घर वालों से हटके स्वाति ने प्रीति को बता दी होगी है जीते जी। सारे लोग इन लोगों से ये कहते हैं, जो स्वाति के घर वाले थे उनसे, कि इसे छोड़ो और जो डेड बॉडी पड़ी हुई है स्वाति की, इसका क्रियाक्रम करने चलते हैं, इन सब बातों को हम बाद में देखेंगे, इन्हें छोड़ो, ये बातें दोस्तों के बीच में हो गई होंगी और इस चीज़ को लेट मत करो। इधर जो प्रीति के पापा थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, ये सब सिचुएशन बिगड़ती देख उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब जब ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं तो स्वाति की माँ और उसके पापा साइड में जाते हैं और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि अपने रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं, डेड बॉडी तो वैसे भी डेथ हो चुकी है इसकी, दोबारा तो ज़िंदा होगी नहीं, क्रियाक्रम कर दे रहे हैं, और अगर हमारी बेटी वाकई में इसके अंदर है तो ये हमें छोड़ के नहीं जाएगी, तो हमें इस चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये वापस सब बीच में आते हैं और स्वाति के पिता कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसकी जो अंतिम संस्कार है उसे करने के लिए लेके जाता हूँ स्वाति को, स्वाति की डेड बॉडी को। इन सब चीज़ों का हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में ये सब लोग जितने भी रिश्तेदार थे और स्वाति के पिता, वो लेकर के स्वाति की डेड बॉडी को और चले जाते हैं वहाँ से। इधर अपनी मम्मी से बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही होती है प्रीति जैसे स्वाति प्रीति की मम्मी से करती थी। वो उनसे आंटी आंटी करके बात करने लगती है और स्वाति की माँ से माँ करके। अब मैं उसे स्वाति की आत्मा कह करके बुलाऊंगा ताकि कहानी समझने में परेशानी ना हो। आप लोग समझ जाना कि मैं प्रीति के शरीर में स्वाति की बात कर रहा हूँ, स्वाति की आत्मा कहूँगा मैं उसे अब सीधे। अब जब थोड़ा टाइम और बीतता है तो थोड़ा टाइम बीतने के बाद में स्वाति की आत्मा वहाँ ऐसे रहने लगती है कि जैसे वो बिल्कुल जीवित हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, और वो जा कर के अपने कमरे में बैठ जाती है और अपनी माँ को अपने पास बुलाती है और उनसे ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ऐसे कहती है कि मेरे से तो बस गलती हो गई, जो भी मैंने खुद को मान लिया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, अगर मुझे थोड़ा भी होश होता तो मैं नहीं करती, मैंने कोशिश भी करी थी अपनी रस्सी खोलने की मगर मैं खोल नहीं पाई। अब एक बात मैं और आपको इस कहानी से हट के बता दूं कि ज़्यादातर लोग जिनकी भी जो भी लोग फांसी लगाते हैं, ज़्यादातर लोगों की परसेंटेज ये होती है कि उन्होंने रस्सी खोलने की कोशिश करी होती है, यानी ज़्यादातर लोग पछताते ही हैं ऐसा कदम उठाकर। खैर कहानी की तरफ को बढ़ते हैं। अब जब थोड़ा टाइम और बीतता है तो प्रीति के माँ बाप उससे कहने लगते हैं ज़बरदस्ती कि बेटा चलो, और ये सब तुम्हारा बहुत खेल हो गया यहाँ पे और बहुत तमाशा कर लिया तुमने। वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे
सब प्रीति जो है मजाक कर रही है। वो उससे कहते हैं कि चलो बेटा अब चलो, और बहुत ज़्यादा हो गया अब। तो स्वाति की आत्मा उससे कहती है कि मैंने आपसे कह दिया ना, मैं प्रीति नहीं हूँ। प्रीति को मैंने अपने शरीर के साथ भेज दिया है। एक आत्मा रहती है शरीर के साथ, वो उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कहती है। अब इस चीज़ को सुन करके वो दोनों एकदम से डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें अब किसी भी तरीके से उसके जो अंतिम संस्कार है उससे रोकना होगा। कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए हमारी बेटी के साथ। अगर वाकई में ये सब चीज़ें सच है तो वो वहाँ से तुरंत जाते हैं और जा करके स्वाति की डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के सब कुछ रुकवा देते हैं और कहते हैं, सारी सिचुएशन बताते हैं। बोले ऐसा ऐसा अगर हुआ तो हमारी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। अब ये सब चीज़ें चल ही रही होती हैं, समझ में नहीं आ रहा था किसी के भी कि ये हो क्या रहा है आखिर। अब जो स्वाति की डेड बॉडी होती है उसे जब अंतिम संस्कार को रोक देते हैं प्रीति की मम्मी पापा, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर उसने कह दिया, ऐसे कैसे आप अपनी उस बेटी की बात को मान रहे हो, वो सच है, वो झूठ भी तो बोल सकती है, और आप उसकी बात को मान करके हमारे घर की जो ऐसी लाश पड़ी हुई इसका अपमान और करवा रहे हो। वो कहते हैं कि देखो हम इसको वापस तो नहीं लेके जा सकते, अगर आप ज़्यादा जिद करोगे तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कुछ समय बाद हमें अगर आप नहीं मानोगे तो हमें सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। वो वहाँ पर जो एक बॉक्स आता है, फ्रीजिंग बॉक्स, उसमें जो स्वाति की डेड बॉडी है उसे रखवा देते हैं, वहीं पे अरेंजमेंट करवाते हैं इस चीज़ का, और वहीं उसको रखवा देते हैं शमशान घाट में, क्योंकि एक डेड बॉडी को घर से निकलने के बाद वापस तो ला नहीं सकते, इसलिए वहीं रखवा देते हैं और वेट करने लगते हैं जो प्रीति है उनके घर वालों का रिप्लाई का। अब उनके घर वाले, प्रीति के घर वाले जो थे, वो बतेरे पूजा पाठ के मंत्रों से और आसपास के पूजा पाठ वाले पंडितों से पता करते हैं कि क्या करा जाए। काफ़ी सारी चीज़ें वो करके भी देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिलता इस चीज़ का। जो स्वाति की आत्मा है वो प्रीति के शरीर को नॉर्मल यूज़ करती रहती है और कोई भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। टाइम बीतता रहता है, मगर वो अपनी बात पे कहते हैं कि अभी इसे मत करो, उसका अंतिम संस्कार, अभी रुक जाओ, ऐसा बार बार करने लगते हैं वो। स्वाति की आत्मा प्रीति के घर में रहती रहती है। इस 1.5 दिन में ये लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं घर में। जो प्रीति के घर वाले थे काफ़ी हनुमान चालीसा वगैरह और बाकी मंत्र वगैरह, पूजा पाठ, कथा वगैरह टाइप से जो पूजाएं होती हैं उन्हें खुद ही पढ़ते हैं, लेकिन उससे कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन बस इतना हो रहा था कि जब जब ये पढ़ते थे मंत्र वगैरह तो कुछ देर के लिए जो प्रीति का जो शरीर था वो बेहोश सा होने लगता था और अंदर से इन्हें बहुत हल्की सी जो प्रीति की आवाज़ है वो आती थी और कहती थी कि मम्मी मुझे बचा लो। ये बहुत हल्की सी आवाज़ आती थी प्रीति के शरीर के अंदर से। लेकिन जब ये आवाज़ आती थी तो प्रीति के जो होंठ थे वो नहीं हिलते थे इस सीन में, लेकिन प्रीति के शरीर में से आवाज़ आती थी। जैसे ही मंत्र वगैरह बंद हो जाते थे, पूजा पाठ बंद हो जाती थी, एकदम से वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता था और स्वाति ये कहने लगती थी प्रीति के शरीर से कि मुझे घर भेज दो, मेरे घर वापस भेज दो, ये मेरा घर नहीं है, आंटी मुझे कब तक रख लोगी, मैं ज़्यादा नहीं रख सकती तुम्हारे यहाँ, ऐसा कहने लगती है, बिल्कुल अनजान की तरह बिहेव करती है। अब इस सारी चीज़ को 2 से 3 दिन और बीत जाते हैं। ये लोग ये देखते हैं जो प्रीति के घर वाले थे कि प्रीति रात भर भी बहुत उछटती सी नींद सोती थी और ज़्यादातर जागती रहती थी, और जब जब वो सोती थी तो उसके शरीर में से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई ये कह रहा हो कि मुझे किसी तरीके से बचा लो। यानी कि एक तरीके से उसे जो घर वाले थे प्रीति के, उन्हें प्रीति की आवाज़ आती थी, उसकी आत्मा की आवाज़ आती थी, जैसे वो कहीं कैद हो गई हो। स्वाति लगातार फोर्स करती रहती थी कि मुझे मेरे घर वापस भेज दो, मुझे मेरे घर वापस भेज दो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, ऐसा कहती रहती थी। काफ़ी डरावनी चीज़ें भी इन्होंने इस बीच में एक्सपीरियंस करी थी। इनमें से मैं एक आपको बताता हूँ। ये जो 2 से 3 दिन थे, इनमें से एक रात में क्या होता है, एक रात में ये लोग सब सो रहे होते हैं, तभी इन लोगों को
अपने घर में से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। जब इन दोनों की हस्बैंड वाइफ की आंख खुलती है तो ये लोग देखते हैं कि इनके घर में 2 लोग रो रहे हैं। इन्हें ऐसा लगने लगता है। जब ये उठ के देखते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी बेटी प्रीति अपने कमरे में नहीं होती है। जब ये आंगन में बैठे होते हैं, अपने आंगन में पहुंचते हैं ये, तो ये देखते हैं कि जिनकी बेटी है प्रीति, वो आंगन के ठीक बीचों बीच बैठी हुई है और वो आसमान की तरफ देख रही है। इनका आंगन खुला हुआ सा था जिससे डायरेक्ट आसमान दिखता था। वो आसमान की तरफ देख रही है और उसी के अंदर से 2 आवाज़ें आ रही हैं जो कि रो रही हैं। ये चीज़ ये लोग देखते हैं। जब ये लोग ये चीज़ देखते हैं तो दोनों की ही चीख निकल जाती है एकदम से। जब इनकी चीख निकलती है तो एकदम से वो शरीर में जैसे हलचल सी आ जाती है और एकदम से वो खड़ी हो जाती है इनकी बेटी प्रीति। और वो स्वाति के रूप में जैसे अक्सर बोलती थी, वो कहती है कि देखो, ये चीज़ें सब शुरुआत है, मुझे मेरे घर भेज दो, तुम्हें ये चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी, मुझे मेरे घर भेज दो, मैं बस अपने घर में रहना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं स्वाति हूँ, ऐसा कहती है, मैं प्रीति नहीं हूँ। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ये लोग उससे कहते हैं कि चलो बेटा ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ, बस चली जाओ यहाँ से, अभी बस सो जाओ अपने कमरे में जा करके, ऐसे कहते हैं। वापस से जो स्वाति के आदमी वो अपने कमरे में जा करके लेट जाती है और ये भी अपने कमरे में चले जाते हैं। ये एक घटना थी। ऐसी कई सारी चीज़ें हुई थी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी घटनाएं इनके घर में हुई थी। खैर, जब ये 2 से 3 दिन बीत जाते हैं तो बीत जाने के बाद में इन लोगों का फाइनल डिसीज़न ये बैठता है कि हमें यहाँ पे कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से, कोई भी पूजा पाठ का, तो हमें बालाजी लेकर के जाना होगा अपनी बेटी प्रीति को, क्योंकि यहाँ कोई इलाज नहीं मिल रहा है हमें। इन लोगों को ज़्यादातर लोगों ने बता रखा था कि अगर इलाज नहीं मिले तो केवल एक बालाजी एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, वरना कोई भी नहीं कर सकता तुम्हारी बेटी को ठीक। अब इनकी ये कहानी को यहीं हम पॉज करते हैं। अब एक घटना मैं आपको बताता हूँ। जिस एरिए में ये रहते थे वहाँ पर एक पंडित जी रहते थे जो कि एक्चुअल पंडित जी थे, यानी उन्हें सब कुछ आता था इन चीज़ों को कैसे भगाते हैं। लेकिन वो कभी भी किसी को ये नहीं बताते थे कि मैं ये काम करता हूँ। वो बस जिसका काम करना होता था उन्हें उनका काम करते थे और बाकी वो नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते थे और पूजा पाठ के काम करते थे मंदिर में। अब उनके कान में ये बात पड़ती है कि ऐसे ऐसे एक घटना हो रही है हमारे क्षेत्र में और इतनी बुरी तरीके से एक लड़की परेशान है। अब जब उनके कान में ये पड़ती है तो वो ये देखते हैं कि ये जो बंदा है जिसके घर में घटना घट रही है, यानी प्रीति के जो पिता हैं वो एक अच्छे आदमी है और वो नामी लोग हैं, मतलब कि उन्हें अच्छे खासे लोग जानते हैं और वो इस समय परेशान चल रहे हैं। अब वो जब पंडित जी ये बात सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, तो वो खुद से ही इनके घर में पहुंचते हैं। जो प्रीति है इनके घर में पहुंचते हैं। जब वो प्रीति के घर में पहुंचते हैं और प्रीति के फैमिली मेम्बर से मिलते हैं तो वो उन्हें एक बात बताते हैं। वो उनसे कहते हैं कि देखो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, तुम इसे बालाजी ले जाओगे ना तो भी ये ठीक नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ है जिससे तुम्हारी बेटी यहीं पर ठीक हो जाएगी और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी जैसे तुम्हारी बेटी पहले थी। तुम्हें बस एक काम करवाना है। जब जो स्वाति है उसका अंतिम संस्कार हुआ था, पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती करवाया था, तब जो स्वाति के पिता हैं उन्होंने पूरी तरीके से सारे जो क्रियाक्रम जो मृत्यु के बाद किए जाते हैं सारे कार्य वो सही से नहीं करे हैं। वो सही से कार्य उन्होंने इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि उन्हें ये लगा ही नहीं कि उनकी बेटी की डेथ हुई है। वो इस चीज़ को नहीं माना है उन्होंने अपने अंदर ही अंदर। तुम लोग अगर पता करोगे उनके बारे में तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तीजा भी नहीं करा है अभी तक अपनी बेटी का, क्योंकि उन्होंने ये बात नहीं मानी है कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। वो ये मानते हैं कि बस उनकी बेटी ने शरीर बदल लिया है और किसी न किसी टाइम पर उनकी बेटी वापस उनके पास आ जाएगी। ये सोचकर उन्होंने कोई भी क्रियाक्रम नहीं करा है। अगर वो वहीं पे कोई ना कोई जितने भी क्रियाक्रम होते हैं वो सब कर देते स्वाति के पिता, उनके घर वाले, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बेटी तुम्हारे शरीर में वापस आ जाती, अपने शरीर में प्रीति, और सब कुछ ठीक हो जाता।
तुम्हें बस इतना करवाना है कि किसी तरीके से जो स्वाति हैं उनके घर वालों से स्वाति का क्रियाक्रम मृत्यु के बाद का सारा करवा देना है, 13 दिन बाद तक का। सब कुछ उसके बाद में ठीक हो जाएगा। इस बात पर पंडित जी से प्रीति के पिता कहते हैं कि देखिए, जो स्वाति के घर वाले हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग इतनी आसानी से हमारी बात को नहीं मानने वाले। अब जब आप इतनी बड़ी बात बता रहे हो कि उन्होंने अपनी बेटी का क्रियाक्रम नहीं करा, केवल इस बात को मान करके प्रीति के शरीर में स्वाति की आत्मा है, तो वो मेरी बात को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। कोई तरीका बताइए जिससे मैं उनसे अपनी बात मनवा लूँ और स्वाति का क्रियाक्रम करवा दूँ सारा। तो पंडित जी कहते हैं कि इसका एक बहुत आसान तरीका है। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम उनसे कांटेक्ट करो, स्वाति के घर वालों से, और उनसे कहो कि प्रीति के शरीर में जो स्वाति की आत्मा है वो हमारे साथ नहीं रह सकती और अब हम अपनी बेटी से मिलने आ जाया करेंगे। हम ज़्यादा नहीं सहन कर सकते अपनी बेटी की हालत। आप स्वाति को हमारे यहाँ से ले जाइए, हम बस उससे मिलने आया करेंगे। ऐसा जब तुम कहोगे उनसे तो वो फ़ौरन तुम्हारी बात मान जाएंगे और उसके बाद में तुम्हारी बेटी को लेकर के चले जाएंगे प्रीति को। कुछ ही दिन रुकोगे, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। तुम बस इतना काम कर दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। अब इस बात पर जो प्रीति के घर वाले हैं वो पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, इससे हमारी बेटी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो, अगर तुमने अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजा ना और ये क्रियाक्रम नहीं करा तो 40 दिन के अंदर तुम्हारी बेटी की डेथ हो जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा सोचने का समय नहीं है और सीधे ये काम कर दो जो मैं कह रहा हूँ। तो घबरा जाते हैं जैसे कि पंडित जी की बात को सुन करके प्रीति के घर वाले। वो कहते हैं ठीक है पंडित जी, आप जैसा कह रहे हो हम वैसा करेंगे, बस हमारी बेटी बच जाए। उसके बाद में जो प्रीति के घर वाले थे वो पंडित जी की बात मानकर सीधे स्वाति के घर में कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं जो पंडित जी ने कहा था कि ऐसा ऐसा आप हमारी बेटी को ले जाइए और प्रीति के शरीर में स्वाति की आत्मा है और वो कह रही है कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, हम बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, आप हमारी बेटी का ध्यान रखना और इसे ले जाइए। वो लोग जो स्वाति के घर वाले थे वो जैसे इस बात का इंतज़ार ही कर रहे थे। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, जैसे आप कहते हो हम वैसा कर लेंगे, हम ले जाएंगे स्वाति को, प्रीति के शरीर में स्वाति हम ले जाएंगे उसे, कोई बात नहीं है। अब स्वाति की आत्मा जो थी वो वापस अपने घर में चली जाती है और वहाँ जा कर के प्रीति के शरीर में नॉर्मली रहने लगती है, जैसे कि स्वाति जीते जी रहा करती थी। वो अपनी मम्मी से नॉर्मल बात करती है, अपने पापा से नॉर्मल बात करती है और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं वापस अपने घर में आ गई। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो रहने लगती है। अब एक रात नॉर्मल बीतती है इस घर में। अगले दिन की रात आती है। अगले दिन तक एक चीज़ हो गई थी, स्वाति बहुत घर का खाना जितना भी था वो बहुत कम घर का खाना खा रही थी। उसे घर का खाना पसंद नहीं आ रहा था। घर वाले पूछते भी हैं उससे कि तुम्हें क्या खाना है, हमें बता दो, तो वो कुछ बताती नहीं, कहती कि सही है मैं जितना खा रही हूँ मुझे सही है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। तो घर वाले भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते, स्वाति जितना खा रही है उसे खाने देते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मैं स्वाति कहकर ही प्रोनाउंस करूँगा, प्रीति कहकर के नहीं, क्योंकि स्वाति की आत्मा ही प्रीति के शरीर में है। अब जब जो दूसरे दिन की रात होती है वो जब कटती है तो अगले दिन जब सब लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि इनके घर में छत पर इन्होंने कबूतर पाल रखे थे। ये लोग देखते हैं कि इनके घर के जो छत है वहाँ पे जहाँ इन्होंने कबूतर पाल रखे हैं वहाँ पे 2 से 3 कबूतर मर चुके हैं और उनके बस पर पड़े हुए हैं और मतलब पूरा शरीर गायब है। तो वो ये देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद बिल्ली आ गई और बिल्ली कबूतर खा गई। अब वो तुरंत अपनी बेटी को स्वाति का आवाज़ लगाते कि बेटी देखो क्या हो गया, बिल्ली आके कबूतर खा गई। बेटी आती है, स्वाति आती है, वो देखती है हाँ पता नहीं मम्मी देखो कैसे हो गया, बिल्ली आ जाती है, मरी खा गई हमारे कबूतर, कितने प्यारे थे हमारे कबूतर, ऐसे सब कहती है। नॉर्मल इस चीज़ को बाद में रफा दफा कर देते हैं। थोड़ा दुख होता है इन्हें कबूतर के मरने का, लेकिन इस चीज़ को रफा दफा कर देते हैं। अब तीसरे दिन की रात आती है, फिर कोई घटना घटती है। अगले दिन सुबह आती है। सुबह के टाइम में, तीसरे दिन की जो सुबह थी, उस टाइम जब सब लोग सुबह के टाइम में उठते हैं
और फिर से कोई बंदा छत पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे फिर से 3 से 4 कबूतर और मर चुके हैं और वैसे ही सेम सिचुएशन है। वो लोग सोचते हैं कि अब की बार तो हमने बिल्कुल कसके से बंद कर रखा था, कोई भी जगह नहीं थी जहाँ से कोई बिल्ली घुस जाए इस घर में, इस जगह में। अब की बार बिल्ली कैसे मार गई कबूतर को, समझ में नहीं आता। ये लोग फिर से अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं। जब स्वाति आती है सबके सामने तो ये लोग देखते हैं कि स्वाति के शरीर पर कबूतर के पर लग रखे हैं जिन पर खून लग रखा है। चेहरा तो रात में स्वाति ने साफ कर लिया था, लेकिन कबूतर के पर साफ करना भूल गई थी। स्वाति इन 2 रातों में घर में जो कबूतर थे उन्हें खा रही थी और उन्हें खाकर वो अपना पेट भर रही थी। जब सबके सामने ये बात खोल के आती है तो स्वाति कहती कि अरे मम्मी, मुझे जो है ना खाने में स्वाद नहीं आ रहा ना। हाँ, तुम लोग जो खाना बनाते हो मुझे उसमें स्वाद नहीं आता, इसलिए मैं अपना पेट भरने के लिए खा रही थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे बस ये खाने देना, मुझे बस इसे ही खाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अच्छा लग रहा है ये खाना, इसलिए मैं खा रही हूँ, मुझे कोई टोको मत ही, ऐसा कहती है। अब घर वाले डर जाते हैं इस चीज़ को देखकर। अब उन्हें लगता है कि ये हमारी बेटी नहीं है, अब ये पहले होगी हमारी बेटी स्वाति, अब नहीं है। उनके अंदर डर बैठ जाता है। वो उससे तो कह देते हैं कि ठीक है बेटा तुम चली जाओ, लेकिन सबके दिमाग में अब डर होता है। अब इसी दिन, जिस दिन ये घटना घटी, इसी दिन जो प्रीति का घर है वहाँ वो जो पंडित जी है वो आए थे। इसी दिन वो कहते हैं कि चलो अब ऐसा करो, दोबारा से स्वाति के घर में कांटेक्ट करो और पूछो कि कुछ हुआ। अब अगर इस चीज़ से बचना चाहते हो तो जैसा हम कहें वैसा करो, ऐसा तुम कहना, वो अपने आप तुम्हारी सारी बात समझ जाएंगे। पंडित जी ऐसा कहने को कहते हैं प्रीति के घर वालों से। प्रीति के घर वाले एग्जैक्ट फ़ोन करके स्वाति के घर में कहते हैं तो वो कहते हैं कि अरे आपको कैसे पता चला? हाँ, हम पहचान गए, ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का अब अंतिम संस्कार हो जाए और इसको मुक्ति मिल जाए, ये हमारी बेटी नहीं रही अब, ऐसा वो कहते हैं जो स्वाति के घर वाले थे। अब स्वाति के घर वालों को जो पंडित जी हैं प्रीति के घर में वो बुलवाते हैं उन्हें और उनसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी की तो डेथ हो चुकी है, उसने बस उसे पजेस कर लिया था। अब तुम जितने भी क्रियाक्रम डेथ के बाद होते हैं वो सारे क्रियाक्रम करो 13 दिन के अंदर, 13वीं तक। जब तुम ये सारे क्रियाक्रम पूरे कर लोगे तो तुम्हारी बेटी को अपने आप मोक्ष मिल जाएगा और प्रीति वापस अपने शरीर में आ जाएगी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो स्वाति के घर वाले हैं वो 13 दिन तक सारे क्रियाक्रम करते हैं 13वीं तक के, और इस बीच जो प्रीति के शरीर में जो स्वाति की आत्मा होती है उसे ये लोग कुछ भी पता नहीं लगने देते, और पंडित जी ने जो जो पूजा करी होती है उसके कारण भी उसे कुछ पता नहीं चलता। खैर 13वीं दिन जैसे ही पूरा होता है, जैसे ही 14वें दिन की सुबह होती है, सुबह के साथ जो प्रीति है वो अपने शरीर में जागती है और वो वापस अपने परिवार वालों से मिलती है और अपने परिवार में कहती है सबसे कि मैं बहुत दिनों बाद अपने घर में वापस आई हूँ। मैं अंधेरे में चली गई थी, उस दिन से काफ़ी दिनों बाद अपने घर में लौटी हूँ। खैर इन 14 दिनों में 14 दिन की सुबह तक सब कुछ ठीक हो चुका था और थोड़ा समय और बीतने के बाद में बिल्कुल धीरे धीरे प्रीति अपनी लाइफ में लौटने लगती है और सब कुछ इनकी फैमिली में ठीक हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर प्रीति को ही क्यों पजेस करा? उस आत्मा ने, जो स्वाति की आत्मा थी, उसने केवल प्रीति को ही पजेस क्यों करा? असल में उस टाइम एक प्रॉब्लम और चल रही थी प्रीति के साथ। जो महिलाओं में पीरियड्स का टाइम होता है उस टाइम खासकर लेडीज़ को मना करा जाता है कि ऐसी जगहों पे ना जाया जाए जो कि इन सब चीज़ों से, भूत प्रेतों से कनेक्ट होती हैं, क्योंकि उस टाइम जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अंदरूनी कमज़ोर होती हैं। उस टाइम ही जो प्रीति है वो अपनी दोस्त की डेथ में चली गई थी, इसलिए उसके साथ ही घटना घटी। और ख़ासकर वो इकलौती एक लड़की थी जो कि वहाँ रिलेटिव में नहीं लगती थी स्वाति के, और वो वहाँ पहुँची हुई थी। इसलिए शायद, जो कि उन लोगों को अपनी पंडित जी से वगैरह से पूछ के पता चला, इसलिए ही शायद
जो स्वाति की आत्मा है उसने प्रीति को पजेस करा। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कोई ऐसी बात जो कि आज की इस कहानी में आपको समझ में नहीं आई हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उससे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और इसके अलावा यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक शेयर कमेंट तो आप करना ही, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। इससे भी ज़्यादा डरावनी ऑलरेडी मैंने कहानी चैनल पे डाल रखी है, वो भी आप ज़रूर देखें चैनल को छोड़ने से पहले, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और मेरा बस आपसे इतना ही कहना होगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।